हेलो एवरीवन, जीवन ज्योति बायोलॉजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए आइए, अब एक नए तरीके का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में यानी सीबीएसई, आईसीएसई में ऐड हो रहा है। आपके आईसीएसई बोर्ड में बायोलॉजी के पेपर में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो पहले जान लेते हैं एसर्शन और रीजन है क्या। यहां लिखा है मैंने एसर्शन फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टॉपिक जो मैंने लिया है वो आपका चैप्टर 1 लिया है। कोशिश करूंगी कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स से मैं एसर्शन और रीजन बेस्ड के कुछ क्वेश्चन बना के आपको जरूर दूं। देखिए आइए क्या कह रहे हैं। पहला जो हमने चैप्टर लिया है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो आपके सिलेबस में है और सिलेबस का टॉपिक आपसे कह रहा है कि वो माइटोसिस है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक जिसमें हम एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए क्या करते हैं ये, आप इसको करेंगे कैसे। एसर्शन और रीजन में है क्या, एसर्शन में एक स्टेटमेंट दिया होता है और वो स्टेटमेंट सीधे कह दें कि कथ्य दिया होता है, और वो स्टेटमेंट क्या है उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया होता है। एक स्टेटमेंट दे दिया, उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में दे दिया। अब अगर एक्सप्लेनेशन जो है, जो रीजन जो है वो एसर्शन के साथ साथ दोनों ही सही हैं तो उसका ऑप्शन अलग, यानी 4 ऑप्शन इस बेसिस पे हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले हम लोग 4 ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि वो क्या है। देखिए, कोई एक स्टेटमेंट यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन लिखा हमने इसी टॉपिक का, माइटोसिस का और सेल डिवीजन का। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एवरी क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेटाफेज हैज 2 क्रोमेटिड्स। अभी दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये एक एसर्शन हो गया, एक कथ्य हो गया। उसके नीचे उन्होंने उसका एक रीजन दे दिया, दैट सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज। ये हो गया। अब हमें ये पता करना है कि इसे हम लिखेंगे कैसे, यानी आंसर लिखने का प्रोसीजर क्या है, आंसर कैसे लिखना है, इसकी कुछ समरी, कुछ डिटेल, कुछ ब्रीफिंग ऊपर दी हुई है, ये हम चेक करते हैं। आइए, वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तब लिखेंगे जब एसर्शन करेक्ट हो, रीजन करेक्ट हो और रीजन ए का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हो। यही लिखा है, इफ बोथ A and R, assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। एक पॉइंट खत्म। आंसर ए क्यों है ये हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। दूसरा है ऑप्शन बी लिखना है, when यानी जब आपका assertion करेक्ट हो, रीजन भी करेक्ट हो, बट रीजन is not the correct explanation of assertion A। इसको सही से डिफाइन नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन सी अब कब लिखेंगे, जब A करेक्ट हो बट R यानी रीजन, assertion करेक्ट, रीजन फॉल्स हो। नेक्स्ट टाइम डी कब लिखेंगे, इफ बोथ A एंड R आर फॉल्स, यानी ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, assertion भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें ऑप्शन लिखना है। अब एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है नीचे, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एवरी क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, मेटाफेज सेल डिवीजन की एक फेज है, तो यहां लिख लेते हैं सेल डिवीजन की बात हो रही है। तो कह रहे हैं एवरी क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज हैज 2 क्रोमेटिड्स। इनके कहने का मतलब है कि सेल डिवीजन में जो आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये सब पढ़ते हो, उसमें मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स दिखाई पड़ते हैं। इस पॉइंट का डायग्राम मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, है ना। ये देखिए, एक छोटा सा सेल बना लिया और यहाँ 2 क्रोमोसोम को मिड प्लेट पे लगा लेते हैं और दोनों ही क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। देखिए, एक क्रोमेटिड ये दिख रहा है, ये एक क्रोमेटिड ये, एक ये, एक ये, एक ये। एक को अगर बाहर निकाल लें क्रोमोसोम को, तो एक क्रोमोसोम में हमें 2 क्रोमेटिड दिखाई पड़ेंगे। ऐसे बनाएंगे हम यू, राइट। अच्छा, अब जब एनाफेज आता है ना, तो ये अलग अलग पोल पे यूज जाते हैं। इसका मतलब डिवीजन जब माइटोसिस होता है तो डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम का आधा हिस्सा पहुंचता है, तो उस आधे का हमें कहीं तो डबल करना है। अब हमें क्वेश्चन ये मिला कि एवरी क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स इन मेटाफेज,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसको हम ए को करेक्ट मान लेते हैं। फिर कह रहे हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज। एस फेज कहाँ होता है सेल डिवीजन में? इंटरफेज में होता है। क्रोमेटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन की सिंथेसिस हम G1 में कर लेते हैं, उसके बाद जब एस फेज में डीएनए बनाएंगे तभी क्रोमेटिड की दूसरी कॉपी बनेगी। आइए दिखाते हैं आपको। अगर एक पूरी सेल साइकिल बनाई जाए, ये जो मैंने ड्रॉ किया था बच्चों, ये मेटाफेज का एक स्टेज है, ये कैरियोकाइनेसिस का एक स्टेज है, और ये पूरी सेल साइकिल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको क्विक फॉर्म में, जिसमें ये प्रोफेज हो गया, फिर मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया। ये हो गए 4 कैरियोकाइनेसिस के स्टेप, 1 2 3 और ये हो गया 4। ये हमने ले लिया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आप बुक में देखेंगे उसमें भी मिलेगा, मेरी वीडियो में देखेंगे उसमें भी मिलेगा, आपकी चॉइस है। ये कर लिया G1, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये कर लिया हमने G1, ये कर लिया S, और ये हमने ले ली G2, यानी सेल यहाँ से डिवाइड हुआ। यहाँ मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम 2 दिख रहे हैं, एनाफेज में एक क्रोमोसोम 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और उसकी जो कॉपी यानी डीएनए की जो सिंथेसिस होगी वो एस फेज में होगी। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है, ये अपनी कॉपी तभी बना पाएगा जब एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो। यानी क्या लिखना है? सिंथेसिस ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट भी पूरा सही है, और साथ ही साथ ये यानी रीजन, ये रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब क्या हमें कोई डायग्राम यहाँ नहीं बनाना? ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि कहाँ क्या जा रहा है। अब इस आंसर को लिखा कैसे जाएगा? ठीक है, यहाँ तो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया ऐसे। आइए चलते, व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग? यहाँ हम आंसर में लिखेंगे क्या? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, राइट। आपको लिखना है कि ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक, एनाफेज क्रोमोसोम, SOMES, chromosomes break into their chromatid and their copies are formed in S phase of इंटरफेस। ये लिख दिया हमने। आप और इजी करना चाहें तो आप लिखें कि क्रोमेटिड की कॉपी एस फेज के इंटरफेज में बनती है। बन गई, देन इन द नेक्स्ट डिवीजन, अगले डिवीजन में मेटाफेज में क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई पड़ेंगे। चलिए, अच्छा अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक में ऑप्शन ए सही किया हम लोगों ने। अब आइए उसी सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है आपके बोर्ड पे, क्या लिखा है? कह रहा है असर्शन इन एनिमल सेल्स दी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे। ठीक है, in animal cell the cytokinesis is marked by the appearance of furrow in the plasma membrane। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इस एसर्शन का, ए वाले का एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। इनके एसर्शन लिखा मैंने, ये ए लिखा, एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले, अभी ऑप्शन नहीं लिखा है। ए एसर्शन लिख लो भाई, ऐसे लिख ले, ASSERTION, एसर्शन का डायग्राम बनाते हैं। ऊपर वाले स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल जब 2 सेल में डिवाइड होगा तो उसमें फरो बनेगी। ये बन गई फरो, FURROW। एक न्यूक्लियस यहाँ जा चुका है और एक न्यूक्लियस यहाँ जा चुका है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस। सिंपल कह रहे हैं, इन द एनिमल सेल द साइटोकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ले लेते हैं, ये हमने लिख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना एसर्शन NE, ये बिल्कुल ठीक है, राइट, कुछ भी फॉल्स नहीं है इसके अंदर, दैट मीन्स द एसर्शन इज करेक्ट। फिर कह रहे हैं इन प्लांट सेल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर। उन्होंने आपको उलझाने के लिए लिख रखा है, प्रीकर्सर का मतलब इनिशिएशन होना, स्टार्ट होना, कॉल्ड द सेल प्लेट। कहने का मतलब
इसका, यानी रीजन का जो डायग्राम बना रहे हैं सेकेंड वाले का, यहाँ रीजन लिख लेते हैं, रीजन लिख ले ताकि समझ में आए। तो कह रहे हैं कि एक प्लांट सेल है, वो जब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो फरो नहीं बन सकता, बनेगा भी नहीं, क्योंकि बाहर सेल वॉल है बच्चों, ये सेल वॉल इतनी रिजिड होती है कि यहाँ फरो नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस यहाँ बन गया, एक न्यूक्लियस यहाँ बन गया, लिख लेते हैं NuClEus। बीच में एक प्लेट बननी शुरू होती है, ऐसे बन गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्होंने कहा ना, द फॉर्मेशन ऑफ, विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट, है ना, ये सेल प्लेट। तो ये जो बनी ये सेल प्लेट हो गई, ये हो गई सेल प्लेट, ठीक है। अब ये सेल प्लेट है ना, अब बाहर से, अंदर से यहाँ से बननी शुरू होती है और बाहर की तरफ जाती है, ऐसे जाती है। और यहाँ क्या है, बाहर से अंदर की तरफ साइटोकाइनेसिस हो रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन कवर कर दिए मैंने आपके। एक तो आएगा डिफरेंस इन द साइटोकाइनेसिस ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यू कैन राइट सिंपली फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा स्पेस आंसर लिखने के लिए चाहिए, तो मैं इस डायग्राम को हटा रही हूँ, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, ऐसे। यानी ऊपर से अगर हम टैली करें तो हमें ऑप्शन मिलेगा भी, when assertion A and R both are correct but R is not the correct explanation of assertion। सीधा सा हमें दिख रहा है कि प्लांट सेल का एनिमल सेल का कोई आपस में कोरिलेशन है नहीं, है ना। तो यहाँ सीधे कैसे लिखेंगे, आंसर जो लिखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। तो लिखे कैसे, कि क्या करना है, इन, ऐसे लिख लेंगे सिंपल, इन प्लांट सेल and animal cell, right, in plant cell and animal cell furrow formation is different, ठीक है, furrow formation is in different way। हो गया खत्म, आंसर कर दिया हमने एक्सप्लेनेशन। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के का फुलफिलमेंट नहीं कर रहे, यानी आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। यानी G1 फेज माइटोसिस, M फेज पूरा कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और आपका नेक्स्ट DNA रेप्लिकेशन के बीच का फेज है। तो एक रफ सेल साइकिल बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए पहले एक ये डायग्राम बनाया यूं, यहाँ प्रोफेज, अभी इससे पहले भी बना के दिखाया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, लिख लेते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक। और पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे ना पूरा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइटोसिस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हम लिख लेते हैं MITOSIS, हो गया पूरा माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब हमने न्यूक्लियस का डिवीजन भी कर लिया और साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी कर लिया, ऐसे लगा दिया। अब इंटरफेज में 3 फेजेस बनाए, G1, S और G2। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, G1 फेज इज द इंटरवल, ये इंटरवल है, बिल्कुल ठीक है, किसके किसके बीच में, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA। तो S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है, यानी माइटोसिस के बीच में और DNA के फेज में G1 इंटरवल आता है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, यानी असर्शन करेक्ट है। द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ड्यूरिंग द G1 फेज। में कमाल है, अगर G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगी तो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा। उसको इंटरफेज कहने का मतलब ये होता है कि अगले सेल डिवीजन के लिए हमारी सेल रेडी हो रही है। ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो इनएक्टिव है या मेटाबॉलिकली कोई काम काज नहीं कर रही है, बिल्कुल निकम्मी है, ऐसा नहीं है। यानी यहाँ ए तो सही है पर जो आर है ये रॉन्ग है, तो हम ऑप्शन सी पे जाएंगे। क्या कह रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो अब हम आंसर लिखते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर लिखने का तरीका हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट, ये हो गया। तो आपका ए का स्टेटमेंट तो है ही है, पूरा सही है, स्पेलिंग बिल्कुल ऊपर, ये स्टेटमेंट ही हमारा सही है। तो हम लिखेंगे आंसर में, यहाँ लिखेंगे बिकॉज इन G1, कह रहा है ना G1 इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो हम लिखेंगे बिकॉज इन G1 देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो दिस phase is not
इनएक्टिव, ये इनएक्टिव नहीं है, यहाँ काम काज चल रहा है। इसे इंटरफेस कहने का या जीवन कहने का रीजन कुछ और है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या कह रहे हैं, प्रोफेज, ये लिख लेते हैं, हट गया शायद हाथ से। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। यहां तक तो सही था बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं विच फॉलोज एस फेज एंड जी1 फेज। देखिए अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना डायग्राम साइकिल बना के दिखाया है ना। प्रोफेज पे जी1 पहले पढ़ता है, एस बाद में पढ़ता है, इंटरफेज जब पढ़ते हैं। मतलब जब आप इंटरफेस पढ़ोगे तो सीक्वेंस होगा जी1 एस एंड जी2। तो भाई स्टेटमेंट तो यहीं तक सही हुआ, उसके बाद वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही पूरा रॉन्ग हो गया है ना। सीक्वेंस होना चाहिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, जी1 एस जी2। इसका मतलब एस जी1 से पहले नहीं आएगा, तो एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर कह रहे हैं प्रोफेज इज मार्क्ड, माने प्रोफेज को पहचानने का तरीका है बाय द इनिशिएशन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ क्रोमोसोम। यानी अगर हम प्रोफेज में किसी सेल का न्यूक्लियस देखेंगे तो वहां हमें क्रोमोसोम का झुंड दिखाई पड़ेगा। इसको बना चुके हैं, इस समय जो डायग्राम बना रहे हैं ना वो रीजन का है। हम लोग इस समय रीजन का डायग्राम बना कह रहे हैं ये कि अगर कोई सेल जिसमें सेल डिवीजन हो रहा है और ये उसका अगर हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, देखिए सिंपल सा ये हमने न्यूक्लियस बना लिया ये, तो जब प्रोफेज होगा तो यहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स के क्लस्टर्स दिखाई पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये तो बिल्कुल इंटरफेज जैसा न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। फिर तो जब प्रोफेज होगा यानी ये डायग्राम रॉन्ग है। जब प्रोफेज होगा तो सेल की ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो डिसअपियर हो रहा होगा, गायब हो रहा होगा, यानी ये हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो रही है ना। तो पहली बात तो ये कि ये पॉइंट उसमें नहीं दिया है। और ये जो क्लस्टरिंग है ना, ऐसा नहीं होगा। क्रोमोसोम जो है वो स्कैटर्ड तो होंगे लेकिन क्लस्टर के फॉर्म में नहीं होंगे, दिख रहे होंगे ये ऐसे, भले चाहे एक दूसरे में इंटेंगल्ड हो लेकिन इकट्ठे ऐसे नहीं हो जाएंगे कि झुंड सा दिखाई पड़े। यानी स्टेटमेंट भी ऊपर भी रॉन्ग है, एसर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है। अब हमें आंसर लिखना है, इसलिए ये दो हम लोग हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया, देखिए ये ले आए हम लोग। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा इस एसर्शन और रीजन का ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी। क्या कि इन सेल साइकिल, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इन सेल साइकिल CYCLE द सीक्वेंस इज SEQUENCE। हमें पहले ये बताना है कि ये क्यों रॉन्ग है। द सीक्वेंस इज प्रोफेज, यानी पहला प्रोफेज होगा, फिर आपको लिखना है मेटाफेज, ये लिख दिया हमने मेटाफेज, देन प्रोफेज मेटाफेज, देन एनाफेज, ये हमने एनाफेज लिख दिया, देन टेलोफेज, ठीक है टेलोफेज हो गया। उसके बाद होगा क्या, साइटोकाइनेसिस, तो हमने साइटोकाइनेसिस लिख दिया। उसके बाद होगा G1, फिर होगा S, फिर G2। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, प्रोफेज, प्रोफेज हैज नो क्लस्टर्स ऑफ, है ना, क्लस्टर्स नहीं है, नो क्लस्टर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अगर आप थोड़ा और छोटा करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन द सर्शन ए द सीक्वेंस इज रॉन्ग, है ना, प्रोफेज के बाद एस नहीं आएगा, एंड इन रीजन देयर इज नो क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम। दैट्स इट, इट्स टू सिंपल, केवल दिमाग लगाना है। बाय बाय।